वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्थात प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग एक गुप्त साम्राज्य के बाद जो सबसे अंतिम टॉपिक है जिसका नाम है, जो अंतिम वंश है भारत का, जिसे प्राचीनतम भारत का सबसे अंतिम हिंदू वंश कहा जाता है, जिसका नाम है वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश, जिसे हर्ष का साम्राज्य भी कहा जाता है, जहाँ पे हर्षवर्धन नाम का एक महान सम्राट हुआ था। तो पुष्यभूति राजवंश या वर्धन वंश के बारे में हम लोग शुरुआत करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है, चलिए शुरुआत करते हैं इसे। तो 6वीं से 7वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में इसका शासन हुआ, पुष्यभूति वंश का, जो कि 606 ईस्वी से लेकर लगभग माना जाता है 647 ईस्वी, ये हर्षवर्धन का काल है। तो इसीलिए हम लोग इसे 7वीं शताब्दी मान सकते हैं। कौन सी? 7वीं शताब्दी। तो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो वर्धन राजवंश है, हर्षवर्धन राजवंश है, पुष्यभूति वंश है, कौन सी शताब्दी में था? तो 7वीं शताब्दी में। 6वीं से लेकर 7वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में इसका शासन रहा। इस राजवंश का अंतिम शासक जो था, जिसका नाम था हर्षवर्धन, वह राजवंश अपने साम्राज्य के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। तो इस वंश का जो अंतिम शासक था, जिसका नाम था हर्षवर्धन, इस पुष्यभूति राजवंश को चरम सीमा तक पहुंचाया, जिसका जो साम्राज्य विस्तार था वह उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्से सहित पूर्व में कामरूप, आसाम को कामरूप कहा जाता था, दक्षिण में नर्मदा नदी तक। तो दक्षिण में नर्मदा नदी तक इसका फैलाव था, और पूर्व में कामरूप अर्थात आसाम तक, और उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्से में इसका साम्राज्य था। पुष्यभूति राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी स्थानेश्वर, जो कि वर्तमान हरियाणा का वर्तमान थानेसर जिला है। तो हरियाणा का वर्तमान थानेसर जिला, जो कि उस समय स्थानेश्वर के नाम से जाना जाता था, तो यही पुष्यभूति राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी। इसकी अंतिम राजधानी बनी कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज, जिसको बनाया हर्षवर्धन ने। तो अंतिम राजधानी कौन बनी? कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज। इस राजवंश का शासन 647 ईस्वी तक रहा। तो पुष्यभूति राजवंश का शासन 647 ईस्वी तक रहा। हर्षवर्धन की पीढ़ी में महाराज केशव बैस ने चंदावर के युद्ध में जयचंद गढ़वाल का समर्थन किया था और मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध किया था और वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो हर्षवर्धन की पीढ़ी में महाराज केशव बैस ने चंदावर के युद्ध में जयचंद गढ़वाल का समर्थन किया था और मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, और उसके बाद वीर गति को प्राप्त हो गया। महाराज केशव बैस के वंशज थे अभय चंद्र बैस। तो इन्होंने बैसबरे राज्य की स्थापना की और उन्नाव जिले के डोंडिया खेड़े को अपनी राजधानी बनाया। तो महाराज केशव बैस के वंशज अभय चंद्र बैस ने बैसबरे राज्य की स्थापना की और उन्नाव जिले के डोंडिया खेड़े को अपनी राजधानी बनाया। डोंडिया खेड़े में हर्षवर्धन के वंशज राम बख्श सिंह को 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई, और इनके वंशज कहाँ पे पलायन कर गए? तो कान्यकुब्ज की तरफ, कन्नौज की तरफ। तो डांडिया खेड़े में हर्षवर्धन के वंशज राम बख्श सिंह बैस को 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई, और इनके वंशज कहाँ पलायन कर गए? तो कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज।
हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाण्य भट्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये चीज़ें पूछे जाते हैं। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाण्य भट्ट, जिन्होंने हर्षचरित की रचना की, और उसी हर्षचरित में इस पुष्यभूति वंश को पुयभूतिवास या पुष्पभूतिवास के नाम से भी जाना गया है। तो पुष्यभूति वंश को हर्षचरित में पुयभूतिवास या पुष्पभूतिवास के नाम से भी जाना गया है। वेनसांग और आर्य मंजूश्री मूल कल्प के अनुसार जो पुष्यभूति थे या तो क्षत्रिय थे या फिर वैश्य थे। तो वेनसांग और जैन ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूल कल्प के अनुसार ये जो पुष्यभूति वंश के लोग या तो क्षत्रिय थे या फिर वैश्य थे। इस पुष्यभूति वंश के बारे में जानकारी के और भी सारे स्रोत हैं। तो इस पुष्यभूति वंश के बारे में जानकारी के स्रोत हैं बाण्य भट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित और कादम्बरी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा जानकारी यदि प्राप्त होती है इस पुष्यभूति वंश के बारे में, जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है, तो वह इसी बाण्य भट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित और कादम्बरी से। वेनसांग की एक पुस्तक थी सीयू की। वेनसांग ने जब भारत में यात्रा करता है तो अपने यात्रा वृत्तांत के दौरान उसने एक भारत की यात्रा वृत्तांत के दौरान एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था सीयू की। उस पुस्तक से भी वेनसांग के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा उत्कीर्ण ऐहोल अभिलेख से भी इस हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। किससे? पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल अभिलेख से। कलहन के द्वारा रचित राजतरंगिणी से भी इस हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है। तो कलहन के द्वारा रचित राजतरंगिणी से भी इस हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। तो जब गुप्त वंश का पतन हो गया और हुनों का आक्रमण प्रारंभ हो गया तो उनके बीच कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। उसमें से एक वर्धन वंश भी था। तो वास्तव में ये लोग कौन थे? तो गुप्तों के सामंत हुआ करते थे। तो ये गुप्तों के सामंत थे। जब गुप्त वंश का समाप्ति हो गया और हुनों का आक्रमण होने लगा तो इसके बाद कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। उसी में यह वर्धन वंश भी क्या था? एक नए राज्य का उदय हुआ। इस वर्धन वंश के बारे में जानकारी के अन्य स्रोत हैं पुरातात्विक स्रोत। अन्य स्रोत कौन है? पुरातात्विक स्रोत, जिससे इस पुष्यभूति वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख से अभी हमने बताया जिसकी रचना किसने की? रवि कीर्ति ने 634 ईस्वी में। तो ऐहोल अभिलेख की रचना किया था रवि कीर्ति ने 634 ईस्वी में। उसके बाद बांसखेड़ा अभिलेख जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से प्राप्त बांसखेड़ा अभिलेख, इससे मालवा शासक देवगुप्त की विजय की जानकारी प्राप्त होती है और साथ ही साथ शशांक द्वारा राज्यवर्धन की हत्या की जानकारी प्राप्त होती है। तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से प्राप्त बांसखेड़ा अभिलेख से मालवा शासक देवगुप्त पर विजय और शशांक के द्वारा राज्यवर्धन की हत्या की जानकारी प्राप्त होती है। मधुबन ताम्रपत्र अभिलेख जो कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो मधुबन ताम्रपत्र अभिलेख जो कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से प्राप्त हुआ है, इससे भी इस हर्षवर्धन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब इस वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो नरवर्धन। इस वर्धन वंश का संस्थापक था नरवर्धन। यह मौखरी राजा सर्वावर्मन का सामंत था।
इसका एक और नाम था पुष्यभूति। क्या नाम था? पुष्यभूति। तो इसका जो संस्थापक था पुष्यभूति वंश का, उसका नाम था नरवर्धन, जो मौखरी राजा सारवावर्मन का सामंत था, और इस नरवर्मन को पुष्यभूति भी कहा जाता था। नरवर्धन के बाद पुष्यभूति वंश का अगला राजा बना राज्यवर्धन प्रथम। राज्यवर्धन प्रथम जो सर्वावर्मन का सामंत था, और यह नरवर्धन का पुत्र भी था। तो नरवर्धन के बाद पुष्यभूति वंश का अगला राजा बना नरवर्धन का पुत्र राज्यवर्धन प्रथम, जो सर्वावर्मन का सामंत था। राज्यवर्धन प्रथम के बाद पुष्यभूति वंश का अगला राजा बना आदित्यवर्मन प्रथम। आदित्यवर्मन यह अवंती वर्मन का साम्राज्य था, यह अवंती वर्मन का सामंत था और राज्यवर्धन प्रथम का पुत्र भी था। तो यह आदित्यवर्धन अवंती वर्मन का सामंत था, साथ ही साथ राज्यवर्धन प्रथम का पुत्र भी था। आदित्यवर्धन के बाद पुष्यभूति वंश का अगला राजा बना प्रभाकर वर्धन। तो आदित्यवर्धन के बाद पुष्यभूति वंश का अगला राजा कौन बना? प्रभाकर वर्धन, जिसकी पत्नी का नाम था यशोमती, जिसे अग्र महिषी के नाम से भी जाना जाता था। तो प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती, जिसे अग्र महिषी के नाम से भी जाना जाता था। यह अवंती वर्मन का सामंत था। यह किसका सामंत था? तो अवंती वर्मन। पहली बार इसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की। तो वर्धन वंश में पूछा जाए कि वैसा कौन सा पहला राजा था जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तो यह प्रभाकर वर्धन ने। किसने? प्रभाकर वर्धन ने। अब प्रभाकर वर्धन की जब मृत्यु हो गई, तो सबसे पहले समझें कि प्रभाकर वर्धन के कितने पुत्र और कितनी पुत्रियां थी। अब जो है मेन वर्धन वंश की शुरुआत यहीं से होता है। तो वर्धन वंश की मेन शुरुआत यहीं से होता है। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। सबसे पहले प्रभाकर वर्धन की माता का नाम था महासेनगुप्त। महासेनगुप्त जो कि गुप्त वंश की राजकुमारी थी। तो प्रभाकर वर्धन की माता गुप्त वंश की राजकुमारी महासेनगुप्त थी। प्रभाकर वर्धन ने पहली बार मालवा, उत्तर पश्चिम पंजाब के हुनों तथा गुर्जरा के साथ युद्ध करके क्या किया? तो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। तो मालवा, उत्तर पश्चिम पंजाब के हुनों और गुर्जरों के साथ युद्ध करके अपनी साम्राज्य की प्रतिष्ठा को क्या किया? तो प्रभाकर वर्धन ने बढ़ाया। अब इसके 3 पुत्र, 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। पहले का नाम था राज्यवर्धन द्वितीय। राज्यवर्धन द्वितीय जो कि बड़ा पुत्र था, और दूसरा हर्षवर्धन जो कि छोटा पुत्र था, और पुत्री का नाम था राज्यश्री। तो 2 पुत्र, बड़े पुत्र का नाम था राज्यवर्धन द्वितीय, छोटे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन, और पुत्री का नाम था राज्यश्री। तो देखिए कहानी यहाँ से कुछ हम कहानी के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले ये जो बड़ा पुत्र था राज्यवर्धन, जैसे ही प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होती है, तो यह जो राज्यवर्धन द्वितीय था, यह राज्यवर्धन द्वितीय यह अगला शासक बनता है। कौन क्या बनता है? अगला राजा बनता है, और परम सौगात की उपाधि धारण करता है। क्या चीज़? परम सौगात की उपाधि धारण करता है। तो सबसे पहले समझे कि जो इनकी पुत्री थी प्रभाकर वर्धन की राज्यश्री, उसका विवाह किससे हुआ था? तो मौखरी नरेश अवंती वर्मन के पुत्र ग्रह वर्मा से। तो उस समय कन्नौज के क्षेत्र में मौखरी वंश का शासन था। तो उसी मौखरी वंश के शासक अवंती वर्मन के पुत्र ग्रह वर्मा से प्रभाकर वर्धन की पुत्री राज्यश्री का विवाह हुआ था। ग्रह वर्मा की हत्या कर देता है मालवा नरेश देवगुप्त। तो मालवा नरेश देवगुप्त ग्रह वर्मा पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर देता है, और राज्यश्री को बंदी बना लेता है। और राज्यश्री को क्या करता है कि बंदी बना लेता है। लेकिन
राजश्री को क्या करता है, बंदी बना लेता है। इसके बाद यह जो राज्यवर्धन द्वितीय रहता है, राज्यवर्धन द्वितीय अपनी बहन का बदला लेता है, किससे, मालवा नरेश देवगुप्त से। और मालवा नरेश देवगुप्त की क्या करता है, हत्या कर देता है। ग्रह वर्मा की भी हत्या का बदला लेता है। चूँकि इसने क्या किया था, मौखरी नरेश अवंती वर्मन का पुत्र जो था ग्रह वर्मा से विवाह हुआ था किसका, राजश्री का। और राजश्री और इस ग्रह वर्मा की हत्या कर देता है मालवा नरेश देवगुप्त। और देवगुप्त क्या करता है कि राजश्री को बंदी बना लेता है। और इसके बाद जैसे ही यह राजा बनता है, इसका भाई कौन, राज्यवर्धन द्वितीय, तो राजा बनने के तुरंत ही यह परम सौगात की उपाधि धारण करता है। और उसके बाद यह अपनी बहन और अपने बहनोई का बदला, ग्रह वर्मा की हत्या का बदला लेता है और मालवा नरेश देवगुप्त की हत्या कर देता है। इसने राज्यवर्धन की हत्या गौड़, इसके बाद धोखे से क्या करता है कि गौड़, उस समय बंगाल को गौड़ कहते थे, तो राज्यवर्धन की हत्या कर देता है गौड़ नरेश शशांक, धोखे से हत्या कर देता है। और एक बात याद रखेंगे, इस राज्यवर्धन द्वितीय ने अपनी राजधानी कहाँ बना दी थी, तो राजा बनते ही अपनी राजधानी स्थानेश्वर को बना दिया था और प्रतापशील की उपाधि धारण किया था। याद रखेंगे, प्रतापशील की उपाधि धारण किया था और राजधानी को बना दिया स्थानेश्वर। लेकिन धोखे से इसकी हत्या कर देता है कौन, बंगाल या फिर जिसे उस समय गौड़ कहा जाता था, गौड़ या बंगाल का शासक राज्यवर्धन, वह धोखे से इसकी हत्या कर दे। शशांक, गौड़ या बंगाल नरेश शशांक राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर देता है। अब इसकी बदला कौन लेता है, तो हर्षवर्धन, इसका बदला लेता है हर्षवर्धन। जैसे ही यह हत्या हो जाता है राज्यवर्धन द्वितीय का, तो अगला राजा बनता है इसका छोटा भाई हर्षवर्धन। हर्षवर्धन क्या करता है कि राजा बनते ही इसके सामने दो चुनौतियां आती हैं। सबसे पहले था कि यह किस प्रकार ग्रह वर्मा के हत्यारे का बदला ले, और साथ ही साथ यह जो राजश्री था उसके राजश्री को बंदी बना लिया था किसने, तो राजश्री को बंदी बना लिया था किसने, देवगुप्त ने। तो उसको छुड़वाना, तो जैसे जब इसकी हत्या कर दी देवगुप्त की, किसने, राज्यवर्धन द्वितीय ने, तो यह भाग गई। कौन, इसके चंगुल से भाग गई। जो राजश्री थी वह देवगुप्त के चंगुल से भाग गई और भागकर कहाँ चले गई, तो विंध्याचल के जंगल में, विंध्याचल के जंगल में चली गई और सती होने के लिए चली गई। तो हर्षवर्धन ने क्या किया कि शशांक की हत्या कर दी 606 ईस्वी में, और उसके बाद मौखरी वंश, शशांक की हत्या करके वर्धन वंश और मौखरी वंश को 606 ईस्वी में अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो अपने बहन का बदला अब किसका बदला ले लिया, अपने बहन का बदला ले लिया, और मौखरी वंश शशांक की हत्या कर दिया, और उसके बाद मौखरी वंश को मिला करके अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी 606 ईस्वी में। क्योंकि मौखरी वंश का जो राजा था जिसका नाम था ग्रह वर्मा, यह इसी के साथ में हो गया था, क्योंकि उस ग्रह वर्मा की शादी हो गई थी राजश्री, हर्षवर्धन की बहन के साथ। तो मौखरी वंश और वर्धन वंश दोनों को मिला करके इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की 606 ईस्वी में, जब शशांक की हत्या करके। इसके बाद कामरूप के राजा भास्कर वर्मन के साथ इसने गठबंधन किया, और 606 ईस्वी में यह महान अंतिम राजा बनता है। तो शशांक की हत्या जो भी करता है यह इसी कामरूप के राजा भास्कर वर्मन के सहयोग से, और इसके साथ गठबंधन करता है, और 606 ईस्वी में वर्धन वंश का अंतिम राजा बनता है।
और राजा बनने के बाद ही यह अपनी राजधानी कान्यकुब्ज अर्थात उत्तर प्रदेश के कन्नौज को बनाता है, उत्तर प्रदेश के कन्नौज को। चूँकि ये जो मौखरित हैं ये इसी कन्नौज के इलाके के थे। यह हर्षवर्धन 647 ईस्वी तक शासन किया और 647 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हुई तो इसके बाद वर्धन वंश की समाप्ति हो गई। तो 647 ईस्वी में जैसे ही इस हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो यह वर्धन वंश समाप्त हो गया। भास्कर बर्मन ने अपना एक दूत हंस बेग को भेजा था हर्षवर्धन के पास मित्रता का पैगाम के लिए, और हर्षवर्धन ने सहस्र ही उसे स्वीकार भी कर लिया था। यही था इन दोनों के बीच का गठबंधन, और इसी गठबंधन की सहायता से उसने शशांक की हत्या भी की। तो भास्कर बर्मन ने अपना एक दूत भेजा था हंस बेग को किसके पास? हर्षवर्धन के पास मित्रता का पैगाम लेकर, और हर्षवर्धन ने स्वीकार भी कर लिया था, और इसी प्रकार दोनों ने मिलकर शशांक की हत्या भी कर दी थी। आचार्य दिवाकर की सहायता से विंध्याचल से हर्षवर्धन ने राज्यश्री को ढूंढ निकाला। राज्यश्री वहाँ पे सती बनने जा रही थी। तो एक आचार्य दिवाकर थे, आचार्य दिवाकर की सहायता से हर्षवर्धन कहाँ का पता कर लेता है कि उसकी बहन कहाँ पे है, तो विंध्याचल के जंगल में, और विंध्याचल के जंगल में जाकर पता लगा लेता है जहाँ, और उसके बाद वह उसे सती होने से रोक देता है। तो ये तो था कहानी, इसको हम लोग आगे भी देखेंगे। अब इसके शासक का जो शासन काल था वो देखें कि जो नरवर्धन अर्थात पुष्यभूति था उसका शासनकाल 500 से 525 ईस्वी तक था। यह सामंत हुआ करता था गुप्त साम्राज्य का। तो 500 से 525 ईस्वी तक था नरवर्धन या पुष्यभूति का शासनकाल। राज्यवर्धन प्रथम का शासनकाल 525 ईस्वी से 550 ईस्वी तक था। तो राज्यवर्धन प्रथम का शासनकाल 525 से 550 ईस्वी तक था। आदित्य प्रथम का शासनकाल 550 से 580 ईस्वी तक था। तो आदित्य प्रथम का शासनकाल 550 से 580 ईस्वी तक था। प्रभाकर वर्धन का शासनकाल 580 से 606 ईस्वी तक था। तो प्रभाकर वर्धन का शासनकाल 580 ईस्वी से 606 ईस्वी तक था। और अंतिम सम्राट हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक था। तो अंतिम सम्राट हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक था। प्रभाकर वर्धन ने पहली बार पुष्यभूति वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा की स्थापना की। तो प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा की स्थापना की थी। प्रभाकर वर्धन ने विचित्र विचित्र प्रकार की उपाधियाँ धारण की थी। तो प्रभाकर वर्धन ने विचित्र विचित्र प्रकार की उपाधियाँ धारण की थी, जैसे हन हरिण केसरी अर्थात हुन रूपी हिरण के लिए सिंह के समान। हुन हरिण केसरी अर्थात हुन रूपी हरिण के लिए सिंह के समान। इसके बाद सिंधु राजवर, सिंधु राज ज्वर, सिंधु राज्य के ज्वर के समान अर्थात बुखार के समान। सिंधु राज ज्वर अर्थात सिंधु राज्य के ज्वर के समान। उसके बाद गुर्जर प्रजागार, गुर्जरों का नींद हराम करने वाला। गुर्जर प्रजागार का मतलब गुर्जरों का नींद हराम करने वाला। गंधार धीप गंधहोप कूट हस्ती ज्वरी। गंधार धीप गंधहोप कूट हस्ती ज्वरी अर्थात गंधार के राजा रूपी सुगंधित राज के लिए महान हस्त ज्वर या बुखार या महामारी के समान। लाट पाट वचाट चरी, लाट पाट वचाट चरी अर्थात चंचलता को नष्ट करने वाला, चंचलता को नष्ट करने वाला। मालव लक्ष्मी लता परशु, मालव लक्ष्मी लता परशु अर्थात मालव की लक्ष्मी रूपी लता के लिए परशु अर्थात कुल्हाड़ी के समान। परशु अर्थात कुल्हाड़ी के समान। अब आते हैं हम लोग हर्षवर्धन पे।
तो सबसे इम्पोर्टेंट है हर्षवर्धन, जिसे शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो हर्षवर्धन को शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। वेनसांग ने इसे शीलादित्य के नाम से भी संबोधित किया था। इसने अपनी राजधानी बनाया थानेश्वर। हर्ष का थानेश्वर से हटा करके कहाँ राजधानी बना दिया? कन्नौज। तो थानेश्वर को हर्ष का टीला भी कहा जाता था, तो वहाँ से उठा करके इसने राजधानी कन्नौज को बना दिया। हर्षवर्धन के राज्यारोहण के समय क्या क्या समस्याएं थी, अभी हमने बता दिया कि गौड़ नरेश शशांक की हत्या करके अपने भाई की हत्या का बदला लेना। तो पहला जो समस्या था वह गौड़ नरेश शशांक की हत्या करना था और उसकी हत्या करके अपने भाई की हत्या का बदला लेना था। साथ ही साथ दूसरा, अपनी बहन राजश्री को देवगुप्त के चंगुल से मुक्त कराना था। एक बात याद रखेंगे कि जो शशांक था वह शैव अनुयायी था, कट्टर शैव अनुयायी था, और उसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। और इसके सिक्के पर शिव और नंदी गाय की आकृतियां भी मिलती है। तो जो शशांक था वह कट्टर शैव अनुयायी था और उसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, और इसके सिक्के पर शिव और नंदी बैल की आकृति प्राप्त होती है। इसके बाद वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित करके इसके साथ हर्षवर्धन ने मैत्री संबंध स्थापित किया और अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? ध्रुवसेन द्वितीय से। तो हर्षवर्धन ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित करके उसके साथ मैत्री संबंध स्थापित किया और अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन से कर दिया। 630 से 634 ईस्वी के मध्य चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के साथ इसका भीषण युद्ध हुआ। कहाँ पे? नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर। नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की विजय हुई। इस युद्ध की जानकारी रवि कीर्ति के द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। यह कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। ऐहोल अभिलेख कर्नाटक में। तो 630 से 634 ईस्वी के बीच चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के साथ हर्षवर्धन का युद्ध होता है नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है। इस युद्ध के बारे में जानकारी रवि कीर्ति के द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन को सकलोत्तरापथ कहा गया है। सकलोत्तरापथ अर्थात उत्तर भारत का स्वामी। तो ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन को सकलोत्तरापथ अर्थात उत्तर भारत का स्वामी कहा गया है। ग्रह वर्मा की मृत्यु के बाद इसने कन्नौज को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। तो ग्रह वर्मा की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद भारत में मुगलों का आक्रमण शुरू हो जाता है। मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ हो जाता है। तो हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। इसे साहित्यिक सम्राट भी कहा जाता है। तो हर्षवर्धन को साहित्यिक सम्राट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन खुद एक नाटककार और प्रसिद्ध लेखक था। इसलिए इसने 3 महत्वपूर्ण की पुस्तक लिखी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदा। तो हर्षवर्धन ने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंदा। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जिन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा हर्षचरित। उसके बाद कादम्बरी। लगभग यदि बात की जाए हर्षवर्धन के बारे में अधिकतर जानकारी तो इसी हर्षचरित से होती है।
उसके बाद कादम्बरी। कादम्बरी संस्कृत जिस साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा जाता है। तो वार्ण भट्ट की लिखित एक और पुस्तक थी कादम्बरी, जो संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा जाता है। इसके बाद इसने लिखा चंडी शतक। तो वार्ण भट्ट ने क्या लिखा? चंडी शतक। पार्वती परिणय। क्या? पार्वती परिणय। तो वार्ण भट्ट ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी? हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक और पार्वती परिणय। इसके बाद दरबारी कवि थे मयूर भट्ट। मयूर भट्ट ने सूर्य शतक या फिर मयूर शतक नामक एक किताब लिखा। तो सूर्य शतक या मयूर शतक नामक एक किताब लिखा। इस मयूर भट्ट को कुष्ठ रोग विशेषज्ञ कहा जाता था। तो यह जो मयूर भट्ट था वह कुष्ठ रोग विशेषज्ञ था। और सूर्य शतक जो इसने किताब लिखा उसे मयूर शतक भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मयूर शतक या फिर सूर्य शतक। और यह जो मयूर भट्ट था वह कुष्ठ रोग का विशेषज्ञ था। इसके बाद मातंग और दिवाकर। मातंग और दिवाकर ये दोनों क्या थे? तो चांडाल थे। ये दोनों चांडाल थे। इसके बाद अन्य दरबारी कवि थे हरिदत्त और जयसेन। हरिदत्त और जयसेन। जयसेन ने हर्षवर्धन को कालिदास और भाष्य के समान महान कहा है। तो जयसेन ने हर्षवर्धन को कालिदास और भाष्य के समान महान कहा है। अब है हर्षवर्धन का साम्राज्य कैसा था? तो हर्षवर्धन का साम्राज्य के सबसे छोटी इकाई था ग्राम। जो ग्राम था वह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। उससे बड़ा था पैठक या तहसील। उससे बड़ा कौन था? पैठक या तहसील। उससे बड़ा था विषय। उससे बड़ा था विषय, जिसके प्रधान को विषयपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विषयपति। अर्थात यह जिला कहा जाता था। और विषय किसके अंतर्गत आता था? तो भुक्ति अर्थात प्रांत के अंतर्गत। तो विषय से बड़ा होता था भुक्ति या प्रांत। और प्रांत के प्रमुख क्या कहे जाते थे? तो उपरीक, महाराज, राष्ट्रीय, क्या कहे जाते थे? राजस्थानिक, राजस्थानीय, राष्ट्रीय। तो इम्पोर्टेंट है, ये सब भी याद रखेंगे कि ये जो भुक्ति या प्रांत था इसके प्रमुख उपरीक महाराज या फिर प्रांत पालक या फिर राजस्थानीय, ये सभी कहे जाते थे। 16 वर्ष की उम्र में ही यह राजगद्दी पर आसीन हो गया था। तो हर्षवर्धन 16 वर्ष की उम्र में ही राजगद्दी पर आसीन हो गया था। हर्षवर्धन के समय के प्रमुख पदाधिकारी कौन थे? तो हर्षवर्धन के समय प्रमुख पदाधिकारी थे भंडी। कौन? भंडी। हर्षवर्धन का प्रधान सचिव था भंडी। जो हर्षवर्धन का प्रधान सचिव होता था उसे भंडी कहा जाता था। उसके बाद कुंतल, यह अश्वारोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो जो कुंतल होता था वह अश्वारोही सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। इसके बाद स्कंदगुप्त, यह गज सेना का प्रमुख अधिकारी होता था। कौन? स्कंदगुप्त गज सेना का, गज का मतलब होता है हाथी, हाथी सेना का प्रमुख अधिकारी था। सिंहनाद, प्रधान सेनापति को सिंहनाद कहा जाता था। तो प्रधान सेनापति को क्या कहा जाता था? सिंहनाद। लोक, जो प्रांतीय प्रशासक होते थे उन्हें लोकपाल कहा जाता था। तो प्रांतीय शासक को लोकपाल कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था होती थी। तो हर्षवर्धन के समय सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था होती थी। जो हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार था, वल्लभी अर्थात गुजरात, पंजाब, गंजाम अर्थात उड़ीसा, बंगाल, मिथिला अर्थात बिहार का जो मिथिला क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश का कन्नौज, यहाँ तक हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तृत था। तो हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक? गुजरात के वल्लभी
पंजाब, उड़ीसा के गंजाम में, बंगाल, बिहार के मिथिला में और उत्तर प्रदेश के कन्नौज तक क्या था, तो इसका साम्राज्य विस्तार था। सम्राट हर्षवर्धन की सेना में 1 लाख से भी अधिक सैनिक थे और 60,000 से अधिक हाथी थे। तो सम्राट हर्षवर्धन की सेना में 1 लाख से भी अधिक सैनिक थे और 60,000 से अधिक हाथी थे। यह एक परोपकारी राजा था। तो जो हर्षवर्धन था एक परोपकारी राजा था। सम्राट हर्षवर्धन ने भले ही अपना अलग अलग राज्यों को जीत लिया, लेकिन उन राज्यों के राजाओं को अपनी शासन चलाने की अनुमति भी दे दी, पर शर्त यह थी कि वह हर्षवर्धन को अपना सम्राट माने। पर ऐसी शर्तें कन्नौज और थानेश्वर पर लागू नहीं हुई। ऐसी जो शर्तें थीं यह कन्नौज और थानेश्वर पर लागू नहीं हुई। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म को अपनाने के बावजूद भी यह हर्षवर्धन सभी धर्मों का आदर सम्मान करता था। तो चूंकि हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो बौद्ध धर्म को अपनाने के बावजूद भी यह सहिष्णु था, सभी धर्मों का आदर करता था। हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो नालंदा विश्वविद्यालय था एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र भी था। उस समय शिक्षा गुरुकुल और बौद्ध विहार में दी जाती थी। तो याद रखेंगे कि यह जो हर्षवर्धन का शासनकाल था, तो उसके समय जो शिक्षा होती थी गुरुकुल एवं बौद्ध विहार में होती थी। हर्षवर्धन हर्षवर्धन एक अच्छा लेखक तो था ही, साथ ही साथ एक कुशल कवि और नाटककार भी था। तो अभी हमने बताया 3 पुस्तक लिखी प्रियदर्शी का, नागानंद और रत्नावली, यह लिखा था हर्षवर्धन ने। तो यह एक अच्छा लेखक तो था ही, साथ ही साथ एक कुशल कवि और नाटककार था। इसने प्रयाग का मशहूर कुंभ मेला की शुरुआत की। तो हर्षवर्धन ने प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, तो वर्तमान नाम है इसका प्रयागराज, तो उसके मशहूर कुंभ मेला की इसने शुरुआत की। याद रखेंगे, कुंभ मेला। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में बहुत अधिक आर्थिक तरक्की हुई। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में बहुत ज़्यादा आर्थिक तरक्की हुई। हर्षवर्धन की पत्नी का नाम था दुर्गावती। तो हर्षवर्धन की पत्नी का नाम था दुर्गावती। यह हर्षवर्धन और दुर्गावती के 2 पुत्र वाग्यवर्धन एवं कल्याणवर्धन। तो हर्षवर्धन और दुर्गावती के 2 पुत्र भी हुए। एक का नाम था वाग्यवर्धन और दूसरे का नाम था कल्याणवर्धन। लेकिन इन दोनों पुत्रों की हत्या किसने कर दी? हर्षवर्धन के महामंत्री अरुण शाखा ने। तो इन दोनों पुत्रों की हत्या हर्षवर्धन के महामंत्री अरुणाश्वा ने कर दी और उसके बाद इस राजवंश का कोई भी वारिस नहीं बच गया। और इसके बाद इस राजवंश का कोई भी वारिस नहीं बच गया। यह जो हर्षवर्धन था बहुत बड़ा गंभीर, कूटनीतिज्ञ, बुद्धिमान एवं अखंड भारत की एकता को साकार करने के स्वप्न को संजोने वाला एक राजनीतिज्ञ था। तो यह जो हर्षवर्धन था बहुत बड़ा गंभीर, कूटनीतिज्ञ, बुद्धिमान एवं अखंड भारत की एकता को साकार करने के स्वप्न को संजोने वाला राजनीतिज्ञ था। पुलकेशिन द्वितीय तथा वल्लभी नरेश ध्रुव भट्ट के साथ संधि की गई थी। तो पुलकेशिन द्वितीय और वल्लभी नरेश ध्रुव भट्ट के साथ हर्षवर्धन की संधि भी हुई थी।
हर्षचरित में पुलकेशन हर्षचरित में हर्षवर्धन को क्या क्या उपाधि दिया गया है? तो चतुसमुद्राधिपति, चारों समुद्रों का स्वामी, सर्वचक्रवर्ती नाम धीरय, सर्वचक्रवर्ती नाम धीरय। उसके बाद परमेश्वर और परम दिशा, परमेश्वर और परम देवता, ये सभी उपाधि प्राप्त हुए थे किसे? तो हर्षवर्धन को। इसके साथ साथ श्री हर्ष, महेश्वर, सार्वभौम, परम भट्टारक और महाराजाधिराज की भी उपाधि धारण की किसने? तो हर्षवर्धन ने। हर्षचरित में हर्षवर्धन को अतः समुद्राधिपति और सर्वचक्रवर्ती नाम धीरय कहा गया है। साथ ही साथ परमेश्वर परम देवता भी कहा गया है। तो परमेश्वर और परम देवता भी कहा गया है। हर्षचरित में हर्षवर्धन को क्या क्या कहा गया है? तो चतुसमुद्राधिपति, सर्वचक्रवर्ती नाम धीरय, परमेश्वर परम देवता, श्री हर्ष, महेश्वर, सार्वभौम, परम भट्टारक और महाराजा धीराज। हर्षचरित में हर्षवर्धन को इसी हर्षवर्धन के समय 629 से 645 ईस्वी तक इसके दरबार में एक चीनी यात्री जिसका नाम था ह्वेन सांग, जिसे युआन च्वान के नाम से भी जानते थे, तो उसकी यात्रा के बारे में चर्चा है। तो हर्षवर्धन के समय 629 से 645 ईस्वी तक 645 ईस्वी तक इसके दरबार में एक चीनी यात्री ह्वेन सांग, जिसे युआन च्वांग कहा जाता है, उसने यात्रा की। हर्षवर्धन के शासनकाल का संपूर्ण वर्णन ह्वेन सांग के द्वारा लिखित पुस्तक सी युकी में है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल का संपूर्ण वर्णन किस किताब में है? ह्वेन सांग के द्वारा लिखी गई पुस्तक सी युकी में। उच्च पदाधिकारियों के वेतन के रूप में उच्च पदाधिकारियों के वेतन के रूप में जागीर अर्थात भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत किसने की? तो इसी हर्षवर्धन ने। तो उच्च पदाधिकारियों के वेतन के रूप में जागीर का मतलब होता है जो भूमि का टुकड़ा होता है, तो भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत किसमें हुई? तो यही सामंती प्रथा की शुरुआत की गई। सामंती प्रथा की शुरुआत हुई। अब है प्रयाग महामोक्ष परिषद, कब? 644 ईस्वी में। तो प्रयाग महामोक्ष परिषद क्या था 644 ईस्वी में? तो यह पहले से चलता आ रहा था कि हर्षवर्धन के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर दान देने के लिए यह एक सभा का आयोजन किया जाता था, जिसमें ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया जाता था। तो हर्षवर्धन के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर दान देने के लिए एक सभा का आयोजन किया जाता था, जिसमें ब्राह्मण या बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया जाता था। इस महासभा में प्रथम दिन महात्मा बुद्ध, दूसरा दिन आदित्य अर्थात सूर्य और तीसरा दिन ईश्वर देव अर्थात शिव की पूजा होती थी। प्रयागराज इलाहाबाद में 6वां अधिवेशन हुआ, जिसमें हर्षवर्धन ने भाग लिया। तो प्रयागराज या इलाहाबाद में यह 6वां अधिवेशन जो हुआ था, 6वीं सभा हुई थी, इसमें हर्षवर्धन ने भाग लिया था। याद रखेंगे कि तीसरे दिन ईश्वर देव की पूजा की जाती है। तीसरे दिन किसकी पूजा की जाती है? ईश्वर देव, जिसे शिव भी कहा जाता है। तो अभी हमने देखा ह्वेन सांग की अध्यक्षता में कन्नौज महासभा का आयोजन किया गया। तो ह्वेन सांग की अध्यक्षता में कन्नौज महासभा का आयोजन किया गया। कहाँ? कन्नौज महासभा का आयोजन किया गया। अन्य धर्मों की तुलना में जो ये महायान शाखा का अनुयायी था, तो अन्य धर्मों की तुलना में महायान की कन्नौज महासभा का आयोजन 20 दिनों तक चला
और 21वें दिन जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे आगे कौन दिखाई दिए? इसमें सबसे आगे महात्मा बुद्ध की मूर्ति था। सबसे आगे महात्मा बुद्ध की मूर्ति था। बाईं ओर शक अर्थात इंद्र की वेशभूषा में स्वयं हर्षवर्धन खड़े थे। तो बाईं ओर शक्र अर्थात इंद्र की वेशभूषा में स्वयं हर्षवर्धन खड़ा था, और दाईं ओर ब्रह्मा की वेशभूषा में भास्कर वर्धन खड़ा था। तो दाईं ओर ब्रह्मा की वेशभूषा में भास्कर वर्धन खड़ा था। डॉक्टर आर मुखर्जी ने इसे धर्म का महासम्मेलन कहा। क्या? धर्म का महासम्मेलन। वेनसांग को जीवतीकार हिली ने वेनसांग की उपाधि दी। तो वेनसांग ने जीवितकार हिली के नाम से उपाधि धारण किया। हर्षवर्धन के माता का नाम था यशोमती। तो हर्षवर्धन के माता का नाम था यशोमती। इसका जन्म 590 ईस्वी होना चाहिए। हर्षवर्धन के द्वारा स्वयं को क्या कहा जाता था? कुमार। तो हर्षवर्धन ने स्वयं को कुमार कहा। हर्षवर्धन अपने आप को कुमार कहता था। हर्षवर्धन की दो मोहरें नालंदा और हरियाणा के सोनीपत से प्राप्त हुई है, जो दोनों क्या किस की थी? तो तांबे की थी। तो हर्षवर्धन की दो मोहरें नालंदा और सोनीपत, जो कि हरियाणा में पड़ता है, दोनों तांबे की थी, वे प्राप्त हुए हैं। सोनीपत्र की मुद्रा पर नंदी बैल का चित्र अंकित था, जबकि नालंदा के मुद्दे पर एक ओर श्रीहर्ष तो दूसरी ओर महेश्वर, सार्वभौम और महाराजा धीराज का प्रयोग हुआ है। तो सोनीपत की मुद्रा पर नंदी बैल का चित्र जिसमें बना हुआ है, जबकि नालंदा के मुद्दे पर एक ओर श्रीहर्ष और दूसरे ओर महेश्वर, सार्वभौम और महाराजा धीराज का प्रयोग किया गया। हर्षचरित के अनुसार हर्षवर्धन ने नेपाल में अपने प्रभुत्व की स्थापना की, साथ ही साथ कश्मीर में हाथी दांत पर बनी बुद्ध की मूर्ति को जबरन उठा लाया। तो हर्षचरित के अनुसार यह जो हर्षवर्धन था वह नेपाल में अपनी प्रभुत्व स्थापना कर लिया, साथ ही साथ कश्मीर में हाथी दांत पर बनी बुद्ध की मूर्ति को भी जबरन उठा लाया था। हर्षवर्धन के अनुसार राज्यों की आय का जो व्यय था वह दरबार एवं राजा पर व्यय होता था, विद्वानों पर खर्च होता था और अधिकारियों पर वेतन या व्यय होता था। तो हर्षवर्धन के राज्यों का जो आय का व्यय था वह दरबार और राजा पर व्यय कर ले। दरबार और राजा का जो व्यय होता था, उसके बाद किसानों पर जो खर्च होता था, साथ ही साथ अधिकारियों का भी जो वेतन व्यय होता था, उन सभी के अनुसार राज्यों का व्यय के बारे में चर्चा की जाए। राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार हर्षवर्धन में अशोक एवं समुद्रगुप्त दोनों का मिश्रण था। तो राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार राज्यों की आय का जो मुख्य व्यय था वह दरबार एवं राजा पर व्यय होता था, विद्वानों पर व्यय होता था, साथ ही साथ अधिकारियों का वेतन आधा कर दिया गया। राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार हर्षवर्धन में अशोक और समुद्रगुप्त दोनों का मिश्रण पाया जाता है। तो राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार हर्षवर्धन में अशोक और समुद्रगुप्त दोनों का मिश्रण था। चीन के दूतों का आदान प्रदान किया इसने और अच्छे राजनयिक संबंध स्थापित किए। कहा किससे? चाइना से। तो चीन के दूतों का आदान प्रदान किया इसने, तो हर्षवर्धन ने, और एक अच्छे राजनयिक संबंध स्थापित करने में सफल रहा। बाण भट्ट के हर्षचरित के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखें
तो बाण भट्ट के द्वारा जो हर्षचरित था, इसमें कुल 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? तो 8 अध्याय। प्रथम 3 अध्याय में बाण भट्ट ने अपनी आत्मकथा लिखा है। तो प्रथम 3 अध्याय में बाण भट्ट ने अपनी आत्मकथा लिखा है। तो जो अंतिम पास था, उन अध्यायों में हर्षवर्धन के प्रारंभिक जीवन, राज्यारोहण, सैनिक अभियान, राजनीति और संस्कृत का वर्णन है। तो इम्पोर्टेंट है कि यह जो अंतिम 5 अध्याय है बाण भट्ट के द्वारा लिखित हर्षचरित में, तो अंतिम 5 अध्यायों में हर्षवर्धन के प्रारंभिक जीवन, राज्यारोहण, सैनिक अभियान, राजनीति, संस्कृति का वर्णन, ये सभी क्या हैं? तो हर्षवर्धन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कादंबरी में हर्षवर्धन के सामाजिक और धार्मिक स्थिति का भी वर्णन किया गया है। तो जो बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया कादंबरी है, इस पुस्तक में हर्षवर्धन के सामाजिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन का पता चलता है। अपने 50 वर्षों की भारत यात्रा के दौरान वेनसांग ने अपनी पुस्तक सी यू की में भारतवर्ष का वर्णन है। तो अपने 15 वर्षों के इतिहास में यह जो माधुरी दीक्षित थी, तो अपने 15 वर्षों की भारत यात्रा के दौरान वेनसांग ने अपनी पुस्तक लिखी सी यू की। तो इस सी यू की में भारतवर्ष का वर्णन किया गया हर्षवर्धन के समय, और भारत को इसने क्या कहा? इंथु कहा। इंथु कादंबरी में हर्षवर्धन के सामाजिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन है। और इसके बाद जितना सारा चीज है वह किस में वर्णन है? तो हर्षचरित में वर्णन है। वेनसांग को स्वानचांग, शाक्य मुनि, यात्रियों का राजकुमार और नीति का पंडित कहा गया। तो वेनसांग को स्वानचांग, शाक्य मुनि, यात्रियों का राजकुमार और नीतियों का पंडित भी कहा गया। वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन किस जाति से था? तो फीसे जाति से था। चीनी भाषा में फीसे का मतलब होता है वैश्य जाति। तो वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन फीसे अर्थात वैश्य जाति का था। वेनसांग के अनुसार शूद्रों को कृषक कहा जाता था। वेनसांग ने कहा था कि उस समय शूद्रों को कृषक कहा जाता था। क्या? कृषक। वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य कौन थे? तो शीलभद्र। तो वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य थे शीलभद्र। वेनसांग के अनुसार वर्धन वंश के समय भारत में जो सिंचाई होती थी वह घंटी यंत्र, जिसे रहट कहा जाता था, उससे होती थी। तो वेनसांग के समय अनुसार वर्धन वंश के समय भारत का जो सिंचाई का प्रमुख साधन था वह रहट या फिर घंटी यंत्र था। रहट या घंटी यंत्र। वेनसांग के अनुसार भारत में घोड़े का आयात कहाँ से होता था? अरब, ईरान और कंबोज से। तो वेनसांग के अनुसार भारत में घोड़े का आयात अर्थात खरीद बिक्री अरब, ईरान और कंबोज से होता था। 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने चीन देश में अपना दूत भेजा। तो 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने चीन देश में अपना दूत भेजा और बदले में 643 ईस्वी में और 645 ईस्वी में चीनी दूत भी हर्षवर्धन के दरबार में है। तो कब? एक 643 ईस्वी में आया और दूसरा 645 ईस्वी में हर्षवर्धन के दरबार में। हर्षवर्धन के समय शिव, सूर्य, विष्णु, दुर्गा आदि देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो हर्षवर्धन के समय शिव, सूर्य, विष्णु, दुर्गा आदि देवी देवताओं की पूजा होती थी। हर्षवर्धन ने धावक नामक कवि को पुरस्कार दिया था। तो धावक नामक कवि को क्या किया था? इसने पुरस्कृत किया था।
हर्षवर्धन के अधीनस्थ शासकों को महाराज या महासामंत कहा जाता था। तो हर्षवर्धन के अधीनस्थ शासकों को महाराज या महासामंत कहा जाता था। हर्षवर्धन के समय प्रांतीय प्रशासक को लोकपाल कहा जाता था। तो जो हर्षवर्धन था उस समय जो प्रांतीय प्रशासक होता था उसे लोकपाल कहा जाता था। ग्राम प्रशासन का जो प्रधान होता था उसे ग्रामाक्ष पटलिक कहा जाता था, ग्रामाक्ष पटलिक। हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्रों के उत्पादित कपड़ों का प्रमुख केंद्र था मथुरा। तो हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन का प्रमुख केंद्र था मथुरा। हर्षवर्धन के समय तुला यंत्र अर्थात आधुनिक जल पंप का भी उपयोग होता था। तो हर्षवर्धन के समय तुला यंत्र या फिर आधुनिक जल पंप का उपयोग होता था। हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री कौन था? तो अवंती कहा जाता था। तो हर्षवर्धन के समय प्रधानमंत्री को अवंती कहा जाता था। हर्षवर्धन के समय जो पुलिस कर्मी होते थे उन्हें चाट या भाट कहा जाता था। तो हर्षवर्धन में के समय पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था, जबकि पुलिस अधिकारी को दंडपाशिक या दांडी कहा जाता था। तो पुलिस अधिकारी को दंडपाशिक या दांडी कहा जाता था, जबकि पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। हर्षवर्धन के अश्व सेना का जो अधिकारी होता था, तो हर्षवर्धन का जो अश्व सेना का अधिकारी होता था वह बृहदेश्वर कहलाता था। क्या कहलाता था? बृहदेश्वर। पैदल सेना का अधिकारी महाबलाधिकृत या फिर महाबलाधिकृत कहा जाता था। तो हर्षवर्धन के अश्व सेना का अधिकारी कहलाता था बृहदेश्वर। एक पैदल सेना का भी अधिकारी होता था। किसका? पैदल सेना का, जिसे महाबलाधिकृत या बलाधिकृत कहा जाता था। हर्षवर्धन महान साहित्यकार होने के साथ साथ एक लोकप्रिय शासक भी था, जो प्रतिदिन 500 ब्राह्मणों और 1000 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराता था। तो हर्षवर्धन महान साहित्यकार तो था ही, वह एक लोकप्रिय शासक भी था, जो प्रतिदिन 500 ब्राह्मणों और 1000 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराता था। तो ये तो था हमारा हर्षवर्धन का शासनकाल, वर्धन वंश। बहुत इम्पोर्टेंट था। अब एक छोटा सा चीज़ और हम लोग देख लें। एक छोटा सा चीज़ और हम लोग देखें कि जो भू राजस्व का जो कमाई का माध्यम था वह कर व्यवस्था था। तो हर्षवर्धन के समय कमाई का माध्यम था कर व्यवस्था, और यह उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। कितना? उपज का 1/6 भाग। हर्षवर्धन ने छात्रों को मुफ्त शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय हेतु 200 गांवों का दान किया। तो हर्षवर्धन ने छात्रों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय के द्वारा 200 गांवों का, नालंदा विश्वविद्यालय में 200 गांवों का दान किया। सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए ग्रंथों के अनुसार उसके शासनकाल में 3 प्रमुख ग्रंथ हुए, 3 प्रमुख धर्म हुए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म। तो सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसके शासनकाल में 3 प्रमुख धर्म हुए। कौन कौन? बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म। हर्षवर्धन के समय कन्नौज बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था, इसीलिए उसको महोदय नगर भी कहा जाता था। तो हर्षवर्धन के समय कन्नौज जो था वह बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, इसीलिए उसे महोदय नगर कहा जाता था। क्या? महोदय नगर। कामरूप अर्थात असम और मगध शासक को मित्र बना लिया। तो हर्षवर्धन ने कामरूप अर्थात असम पर कब्जा करके मगध के शासक को मित्र बना लिया। इसने क्या किया? मगध के शासक को मित्र बना लिया। तो ये तो था हमारा हर्षवर्धन और वर्धन वंश। बहुत इम्पोर्टेंट था
हर्षवर्धन या वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। तो जो लोग इसमें नए जुड़े हैं वे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है उन्हें आसानी से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट जरूर करें और अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।